आईटीआर भरते वक्त इस बार एक नया सवाल आपका इंतजार कर रहा है और वो है सेकेंडरी एड्रेस। अब तक इनकम टैक्स रिटर्न में एक एड्रेस ही काफ़ी था, लेकिन इस साल फॉर्म में दूसरा एड्रेस भी पूछा जा रहा है। तो क्या अब हर टैक्स पेयर को दो दो एड्रेस बताने होंगे? अगर आपका सिर्फ एक ही घर है तो क्या कोई दिक्कत होगी? और अगर दोनों एड्रेस में अंतर हुआ तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सवाल पूछ सकता है? ये जानेंगे। और आज की दूसरी खबर भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। जस्ट इमेजिन, इंटरनेट चलाने के लिए ना मोबाइल टावर चाहिए ना फाइबर केबल, क्योंकि कनेक्शन सीधे अंतरिक्ष से आएगा, स्पेस से आएगा। पहली बार एक इंडियन कंपनी 1600 सैटेलाइट्स का अपना नेटवर्क बनाने की तैयारी कर रही है, जो भारत में इंटरनेट की तस्वीर बदल सकता है। तो कुल मिलाकर आज बात करेंगे आपके आईटीआर के नए कॉलम की और अंतरिक्ष में बन रही इंटरनेट की नई दुनिया की। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए आईटीआर फॉर्म्स में एक नया मैंडेटरी कॉलम ऐड किया है। अब आपको प्राइमरी एड्रेस के साथ साथ सेकेंडरी एड्रेस का भी एक कॉलम दिखाई देगा और ये चेंज सिर्फ सैलरी वालों के लिए नहीं है। आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 तक, यानी नौकरी पेशा, प्रोफेशनल, बिजनेस करने वाले, एलएलपी, कंपनियां, ट्रस्ट, लगभग हर कैटेगरी के टैक्स पेयर्स के लिए है। तो ये सेकेंडरी एड्रेस होता क्या है? क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा है कि सरकार अब हर किसी से दो अलग अलग एड्रेस मांग रही है। ऐसा नहीं है। प्राइमरी एड्रेस वो है जहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुख्य तौर पर आपसे कांटेक्ट करेगा, संपर्क करेगा। और सेकेंडरी एड्रेस है अगर आपकी लाइफ में कोई दूसरा वैलिड एड्रेस है जो आपके काम, रहने के ऑफिशियल रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन। मान लीजिए आपका घर लखनऊ में है, लेकिन नौकरी की वजह से आप गुरुग्राम में रहते हैं, या आपका घर एक शहर में है और आपका ऑफिस दूसरे शहर में है, या फिर आपका बिजनेस एक अलग पते से चलता है, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस कहीं और है। ऐसे मामलों में दूसरा पता सेकेंडरी एड्रेस हो सकता है। यानी ये कोई नया टैक्स नहीं है, ना ही सरकार ये जानना चाहती है कि आपके कितने घर हैं। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन दूर करते हैं कि अगर आपके पास दूसरा एड्रेस है ही नहीं तो क्या होगा। देखिए, अगर आपका एक ही एड्रेस है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आईटीआर यूटिलिटी में इसका ऑप्शन दिया गया है। अगर आपका सेकेंडरी एड्रेस भी वही है जो प्राइमरी एड्रेस है, तो आप वही ऑप्शन चुन सकते हैं। अब एक और सवाल, अगर सेकेंडरी एड्रेस पैन या आधार में दिए हुए एड्रेस से अलग है तो क्या इसका कोई कंप्लायंस में इशू हो सकता है, दिक्कत हो सकती है? ऐसा नहीं है, सिर्फ एड्रेस अलग होने पर कि कोई प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी लिख दें या उस ऑप्शन को सेलेक्ट ना करें अगर दोनों एड्रेस सेम है, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका पैन, आधार, बैंक, एम्प्लॉयर और दूसरे रिकॉर्ड से जानकारी का मिलान कर सकता है। अगर कहीं अंतर मिला तो वेरिफिकेशन या कम्युनिकेशन से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। और मान लीजिए आपने आईटीआर भर दिया, बाद में पता चला कि हमने सेकेंडरी एड्रेस गलत भर दिया था या कोई जानकारी छूट गई, तब भी रास्ता बंद नहीं होता। अगर आपने सही टाइम पर अपनी ओरिजिनल रिटर्न फाइल की थी तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 के तहत रिवाइज्ड रिटर्न को भरकर इस तरह की गलती को सुधारा जा सकता है। अब आईटीआर की बात हो ही रही है तो एक और बात, अपन डेडलाइंस की भी बात कर लेते हैं। इस साल आईटीआर 1 और आईटीआर 2 भरने की आखिरी तारीख है 31 जुलाई 2026। अगर आप आईटीआर 3 या आईटीआर 4 भरते हैं और आपका मामला टैक्स ऑडिट में नहीं आता तो आपके पास 31 अगस्त 2026 तक का टाइम है। जिन मामलों में टैक्स ऑडिट जरूरी है उनके लिए आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2026 है। वहीं ट्रांसफर प्राइसिंग वाले मामलों में रिटर्न 30 नवंबर 2026 तक भरी जा सकती है। अगर तय तारीख निकल जाए तब भी 31 दिसंबर 2026 तक बिलेटेड रिटर्न फाइल की जा सकती है। और अगर रिटर्न भरने के बाद भी कोई गलती पता चलती है तो 31 मार्च 2027 तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करके उसको सुधारा जा सकता है। अब आते हैं रिलायंस वाली खबर पर। जरा सोचिए, अगर आपके गांव में मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं आता, या पहाड़ों पर हैं, बीच पर हैं, या ऐसी जगह पर हैं जहाँ मोबाइल टावर लगाना ही मुश्किल है, वहाँ इंटरनेट कैसे पहुँचेगा? आज तक इसका जवाब था कि पहुँचना मुश्किल है, लेकिन अब जवाब बदल सकता है और वजह है रिलायंस जियो का एक बड़ा प्लान। खबर है कि रिलायंस जियो को भारत की स्पेस रेगुलेटर संस्था इन स्पेस से एक बड़ी राहत मिली है। स्पेस मतलब मुझे मेरा पर्सनल स्पेस चाहिए वो वाला नहीं, स्पेस मतलब यहाँ पर है अंतरिक्ष से। जियो ने एक प्लान बनाया है कि वो अंतरिक्ष में करीब 1600 सैटेलाइट्स भेजेंगे और उन्हीं सैटेलाइट की मदद से इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी भी देंगे। इन स्पेस ने इस पूरे प्लान को टेक्निकली साउंड माना है, मतलब सरकार को कागज पर जियो का पूरा प्लान सही लगा है और अब कंपनी अगले फेज की तरफ बढ़ सकती है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगले महीने से आपके मोबाइल में सैटेलाइट इंटरनेट चलने लगेगा। सवाल ये है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता क्या है, थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है। अभी जब आप मोबाइल से वीडियो देखते हैं, किसी को कॉल करते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो आपका फ़ोन सबसे पहले पास के मोबाइल टावर से जुड़ता है।
फिर वो टावर फाइबर केबल और दूसरे नेटवर्क के जरिए इंटरनेट आप तक पहुंचाता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ बीच में मोबाइल टावर की जगह अंतरिक्ष में घूम रहा सैटेलाइट आ जाता है, यानी जहाँ पर टावर लगाना मुश्किल है वहाँ भी इंटरनेट पहुँचाया जा सकता है। इसीलिए दुनिया भर की कंपनियां अब इस टेक्नोलॉजी पर इतना पैसा लगा रही हैं। अब जियो ने कहा है कि वो LEO सैटेलाइट लगाएगी। ये LEO क्या होता है? LEO का मतलब है लोअर अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट। ये धरती के काफ़ी करीब घूमने वाले सैटेलाइट होते हैं। क्योंकि ये पास होते हैं इसीलिए सिग्नल को आने जाने में कम टाइम लगता है और इंटरनेट का एक्सपीरियंस भी बेटर होता है। इसके ऊपर एक और लेयर होती है MEO यानी मीडियम अर्थ ऑर्बिट। ये LEO से ज़्यादा ऊंचाई पर होते हैं और सबसे ऊपर होते हैं GEO यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट वाले सैटेलाइट। ये धरती से करीब 36,000 किलोमीटर ऊपर होते हैं, इतने ऊपर कि हमें एक ही जगह पर टिके हुए दिखाई देते हैं, जैसे प्लैनेट्स या फिर स्टार्स। टीवी चैनल्स की ब्रॉडकास्टिंग जैसी जो सर्विसेज होती हैं वो लंबे समय से इन्हीं के जरिए चलती हैं। लेकिन इंटरनेट के लिए LEO है जो थोड़ा नीचे होता है क्योंकि धरती के ज़्यादा करीब है। अब यहाँ एक और सवाल आता है कि अगर LEO इतने अच्छे हैं तो एक ही सैटेलाइट भेज दीजिए, काम खत्म, 1600 क्यों भेजनी है? यही है पूरा खेल। LEO सैटेलाइट लगातार घूमते रहते हैं। एक सैटेलाइट कुछ देर बाद आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा, इसलिए एक नहीं हजारों सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ती है। इसी को कहते हैं सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन शब्द आपने तारों के साथ सुना होगा। स्टार्स के कॉन्स्टलेशन होते हैं, आसमान में कई तारे मिलकर एक शेप बनाते हैं। यहाँ भी कुछ वैसा ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ तारे नहीं सैटेलाइट है। सोचिए जैसे किसी ने पूरी धरती के चारों तरफ मोतियों की एक बहुत बड़ी माला पहना दी हो। उस माला का हर मोती एक सैटेलाइट है। जैसे ही एक सैटेलाइट आगे निकलता है दूसरा उसकी जगह ले लेता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, इसीलिए नेटवर्क बना रहता है। रिलायंस जियो ऐसे ही करीब 1600 सैटेलाइट्स की माला बनाना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो ये भारत की पहली बड़ी घरेलू LEO सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन होगी। अब देखते हैं कि इसमें ऐसा खास क्या है। जियो का कहना है कि उसके पूरे नेटवर्क की क्षमता 4.5 से 5 टेराबाइट पर सेकेंड तक होगी। इसको आप नेटवर्क की पावर समझिए, यानी एक साथ कितने लोग इंटरनेट चला सकते हैं, कितनी वीडियो कॉल हो सकती है, कितना डेटा एक साथ संभाला जा सकता है। इसी वजह से जियो की तुलना अब दुनिया की बड़ी कंपनियों से हो रही है। इलॉन मस्क को आप जानते हैं, ट्विटर पर बहुत ज़्यादा फेमस है, उसके ओनर भी हैं। इलॉन मस्क की स्टारलिंक को भारत में करीब 600 गीगाबाइट पर सेकेंड क्षमता की मंजूरी मिली हुई है। वहीं अमेजॉन जो जेफ बेजोस की कंपनी है, उनका प्रोजेक्ट है, उसका नाम है काइपर। वो करीब 3 टेराबाइट पर सेकेंड की क्षमता का प्लान लेकर आए हैं। हालांकि उसे अभी इनस्पेस से मंजूरी नहीं मिली है। ऐसे में अगर जियो का पूरा प्लान आगे बढ़ता है तो कैपेसिटी के मामले में उनका प्रपोजल इन दोनों से भी ज़्यादा बड़ा होगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ इंटरनेट की नहीं है, दुनिया तेज़ी से बदल रही है। आज अगर किसी देश की पूरी सैटेलाइट कम्युनिकेशन व्यवस्था विदेशी कंपनियों पर टिकी हो तो ज़रूरत पड़ने पर रिस्क भी बढ़ सकता है। इसलिए भारत भी ये चाहता है कि उसके पास अपनी मजबूत सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैपेसिटी हो। रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि भविष्य में इन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल सिक्योरिटी और डिफेंस के यूज़ के लिए भी किया जा सकता है, यानी सिर्फ इंटरनेट ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी में भी इनकी भूमिका हो सकती है। हालांकि इस पर अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ है। अब इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन से ऑर्बिटल राइट्स लेने होंगे। मतलब ये एक यूनियन है, पूरी दुनिया में बहुत सारे देश इसका पार्ट हैं। अब रिलायंस को उससे राइट्स लेने होंगे, जैसे टीवी में भी हम राइट्स लेते हैं। दूसरे देशों और दूसरी सैटेलाइट कंपनियों के साथ तालमेल करना होगा ताकि सिग्नल आपस में न टकराएं। और देश भर में करीब 20 से 22 ग्राउंड स्टेशंस भी बनाने होंगे जो इन सैटेलाइट्स और धरती के बीच कड़ी का काम करेंगे। अभी इस प्रोजेक्ट को ज़मीन पर उतरने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन पहली बार एक भारतीय कंपनी अपनी खुद की बड़ी सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन बनाने की दिशा में इतनी आगे बढ़ी है। तो आज खर्चा पानी के इस एपिसोड में आपने जाना कि ITR में जुड़ा नया सेकेंडरी एड्रेस का कॉलम कोई नई टैक्स व्यवस्था नहीं है, बल्कि टैक्स पेयर्स से बेहतर और ज़्यादा सटीक कम्युनिकेशन की कोशिश है। और अगर आपका सिर्फ एक ही एड्रेस है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही हमने ये भी समझा कि आगे आने वाले सालों में इंटरनेट सिर्फ मोबाइल टावर्स और फाइबर केबल्स पर डिपेंड नहीं रहेगा। हो सकता है कि आपके फ़ोन का अगला नेटवर्क किसी टावर से नहीं बल्कि आपके सर के ऊपर घूम रहे सैटेलाइट से आ रहा हो। और अगर जियो का ये प्लान सक्सेसफुल होता है तो भारत सैटेलाइट इंटरनेट की रेस में सिर्फ कस्टमर नहीं बल्कि एक बड़ा प्लेयर बन सकता है। फिलहाल आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हैप्पी वीकेंड।